नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम सेमेस्टर 3 के ही हम बात करेंगे पोल साइंस के बारे में। और ये जो हमारी राजनीतिक विज्ञान है, इसकी हमारी दो बुक है, जिसमें से पहली बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। मतलब पुराने समय पर अगर देखा जाए और मध्यकालीन समय पर अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने राज्य पे अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए, उन्होंने समाज पे अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए, और उनकी विचारधारा आज के टाइम पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी की पूरी कह सकते हैं बुक के मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें पूरे साल का सिलेबस में क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसी के बारे में हमें एक एक करके क्या करना है, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में मध्यकालीन समय पर जो हमारे चिंतक थे, उन्होंने अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए, लोग कैसे थे, क्या समाज में विचारधाराएं थी, क्या चीज सही थी, क्या चीज बुरी थी, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान से सुनते जाना, एक एक करके नोट से मैं सारे क्वेश्चन क्या करवाऊंगा, आपको कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपका इसी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है। चलिए देर ना करते हुए इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी आज हम जिस पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। एक एक करके इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। उत्तर की तरफ चलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन समय पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें प्राचीन समय की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम अनेक प्रकार की जानकारी को इकट्ठा भी कर सकते हैं और धीरे धीरे करके समाज में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है वेद। आप सबको पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो प्राचीन मध्यकालीन अगर विचार के बारे में आपको पता करना है तो वेदों में हमें ऐसे अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती है, जिससे हम प्राचीन मध्यकालीन चिंतकों के कह सकते हैं विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने हर प्रकार की व्यवस्था के बारे में क्या किया है, हमें बताया है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। नंबर 2, उपनिषद। यह वह उपनिषद है जिसमें हमें राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि राज्य के लिए कौन से नियम बनाए गए थे, कैसे राज्य को संचालित किया जाता था, लोगों के विचार कैसे थे, समाज में उनकी किस प्रकार चलती थी। इन सब विचारों के बारे में हमें किसमें बताया गया है, उपनिषद में। ये भी हमारा क्या है, एक जानकारी का स्रोत है। नंबर 3, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित, जिसे हम चाणक्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में एक पुस्तक की रचना की थी जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इस अर्थशास्त्र में हमें प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की क्या मिलती है, जानकारी। यानी उस समय पर लोग कैसे थे, कौन से नियम थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, राज्य कैसे चलाया जाता था, समाज में वो नियम लोगों के लिए सही थे या नहीं थे, इन सब के बारे में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 4, महाभारत। महाभारत के अंतर्गत हमें अनेक प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि उस समय पर कौन से विचार थे लोगों के, किस प्रकार के नियम बनाए गए थे, क्या उन नियमों का पालन होता था या नहीं होता था। इन सारी चीजों के बारे में हमें इसमें क्या किया गया, बताया गया है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये भी हमारे सामने एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। नंबर 5, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत यहाँ पर राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप्स को छोटे छोटे समूह में बांट दिया गया था। मतलब मान के चलो, जैसे बहुत बड़े बड़े जो राज्य हैं उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया है, और उन ग्रुप में वो सारे समुदाय में रहकर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके लिए कौन से नियम बनाए गए, तो उस मंडल सिद्धांत से भी हमें क्या मिलती है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जिनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। एक एक करके इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति। अर्थात इसके अंतर्गत हमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब राज्य क्या था, उसकी क्या जरूरत थी, या वो कितना महत्वपूर्ण था, कौन सा राज्य शक्तिशाली था, कौन सा राज्य शक्तिशाली नहीं था। इन सब के बारे में हमें किसमें मिलती है, जानकारी, इसी में। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमें महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इन्हीं स्रोतों से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नंबर 2, राजा की जिम्मेदारी। आप सबने इतिहास की बुक में भी पढ़ा था, राजा की जिम्मेदारी क्या होती है। अगर एक राज्य के अंतर्गत एक राजा है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों से कैसे कर वसूल रहा है, लोगों के लिए न्याय व्यवस्था कैसे कर रहा है, लोगों के लिए कह सकते हैं नई नई सुविधाएं कैसे उन्हें उपलब्ध करवा रहा है, उनको दूसरे राज्यों से कैसे बचा रहा है, अपने राज्य का कैसे विस्तार कर रहा है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, राजा की होती है। तो ये राजा की जिम्मेदारी थी। नंबर 3,
प्रशासन, इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया प्रशासन कैसे चलाया जाता था, कौन सी नीतियां चलाई गई थी, किस प्रकार लोगों ने अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई थी, लोगों के बीच में समाज में कह सकते किस प्रकार का दबदबा था, इन सब की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नंबर 4, नैतिकता, अर्थात इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया है कि लोगों का जीवन किस प्रकार का था, उनको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उनको किस प्रकार समाज में रहना चाहिए, उनके नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, जिसे हम मोरल ड्यूटीज कहते हैं, कि बड़ों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, किस प्रकार उनके साथ रहना है, इन सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है, इसी के अंतर्गत मिलती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो स्रोत हैं ये हमें प्राचीन मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में क्या करती, जानकारी देती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा था, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन और मध्यकालीन समाज पर अगर देखा जाए तो जो नियम बनाए गए थे उनका आलोचनात्मक विवरण देना है। मतलब अगर देखा जाए तो पुराने समय पर अभी हमने क्या पढ़ा, उनके नियम वगैरह पढ़े, अब बात करते हैं इनकी बुराई किस प्रकार की गई, यानी कौन कौन से ऐसे नियम थे जो समाज में कह सकते सही नहीं थे, उन सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन काल में जो कह सकते हैं लोगों के लिए जो भी नियमों का निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों के माध्यम से हमें जानकारी भी मिलती है, लेकिन वही नियम ऐसे हैं जिनकी समाज में कह सकते हैं कुछ हद तक क्या की गई थी, बुराई की गई थी। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, धार्मिक और नैतिक आधार, यानी प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो राजा को साफ तौर पर बताया गया था कि अगर उसे शासन करना है तो उसे धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो समाज में उसकी बुराई की जाएगी और इसके साथ साथ कह सकते हैं जनता उसकी क्या नहीं करेगी, बात भी नहीं मानेगी। तो इसीलिए साफ तौर पर यह बताया गया कि प्राचीन काल में जो राजा था उसे धर्म के अनुसार क्या करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। अब इसकी आलोचना करते हैं, अर्थात यहाँ पर साफ तौर पर बताएगा कि प्राचीन काल में जो कह सकते हैं धर्म था, जो राजा का धर्म था ना, वो प्रजा को भी मानना पड़ता था। ये उनके लिए कह सकते हैं प्रावधान किया गया था, मतलब नियम बनाए गए थे कि जो राजा का धर्म है, अगर आपको मेरे राज्य में रहना है तो आपको इन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर ये देखें, वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होता है, यानी वो अपनी मर्जी से अपना धर्म मान सकता है, किसी दूसरे का धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म को नहीं मान सकता है। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए लोगों को धर्म के अनुसार कार्य नहीं करना है, लोगों को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना है। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा था कि लोगों को धर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता था। तो उस समय पर ये तो अच्छा था, लेकिन आज के समय पर ये क्या है, सही नहीं है। तो एक पॉइंट बताऊंगा फिर उसकी आलोचना करेंगे, ठीक है। नंबर 2, राज्य की भूमिका, अर्थात साफ तौर पर यहाँ पे ये बताया गया कि राज्य की भूमिका, यानी अर्थात हमारा राज्य कैसा है, वहां पर कौन सी नीतियां चलाई जा रही है, लोगों को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में उनके लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सी नीतियां चलानी चाहिए, इन सबके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब इसकी आलोचना की बात करते हैं। आलोचना, यानी प्राचीन भारतीय समाज में देखा जाए सारी की सारी शक्तियां, सारे के सारे अधिकार राजा को दिए गए थे। वर्तमान समय में अगर सारे के सारे अधिकार, सारी की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे दी जाएगी ना, तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अपनी मर्जी चला सकता है, ठीक है, कानूनी रूप से कह लो, या फिर जनता के ऊपर अपना भ्रष्टाचार थोप सकता है। तो इस प्रकार ये उनके सामने बहुत बड़ी क्या बनी रहती है, दिक्कत बनी रहती है। तो पहले के टाइम पर तो ये नियम कह सकते हैं सही थे, लेकिन आज के टाइम पे ये नियम सही नहीं है। नंबर 3, देवतुल्य, प्राचीन समय पर अगर देखा जाए तो सारे के सारे राजा क्या करते थे, अपनी तुलना देवताओं से करते थे। मतलब मैं इस देवता के बराबर हूं, मैं इस देवता के बराबर हूं। तो ऐसे करके जितने भी राजा थे वो अपनी तुलना कह सकते देवताओं से कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण प्रजा को उनकी बात माननी पड़ती थी। मान के चलो मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं जनता को साफ तौर पर बोलूंगा कि आपको अगर मेरे राज्य में रहना है तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको इस राज्य से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मजबूरी में ही सही प्रजा को किसी भी हालत पर क्या करना पड़ता था, उसे राजा की बात माननी पड़ती थी और राजा के द्वारा बनाए गए नियमों को कह सकते उसे फॉलो करना पड़ता था। ये उसके लिए क्या बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी कह सकते समस्या बनी हुई थी। अब इसकी बुराई करते हैं, आलोचना। यह विचार आज के समय में उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संविधान का प्रावधान किया गया है, यानी अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कह सकते हैं अपने नियमों का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। संविधान में इन नियमों का प्रावधान किया गया है। इसीलिए वर्तमान समय में ये नियम कह सकते हैं आज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है और लोगों के सामने जो भी कह सकते हैं समस्याएं उत्पन्न हो रही है या जो भी वो अपनी मर्जी से अपनी नीतियां चला रहे हैं, तो संविधान उनके ऊपर क्या लगाता है, पूर्ण रूप से रोक लगाता है। ठीक है, अब ये हो गया है। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, यानी हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत मनुस्मृति में 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है, जिसमें ब्राह्मण जिसकी तुलना मस्तिष्क से, क्षत्रिय जिसकी तुलना भुजाओं से, वैश्य जिसकी तुलना जांघों से और शूद्र जिसकी तुलना पैरों के तलुओं से। तो उस टाइम पर कह सकते हैं व्यक्ति के वर्ण के अनुसार उसको काम दिए जाते थे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम इस जाति के हो, तुम इस वर्ण के हो, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार उनके वर्ण के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से उनके कार्य क्या कर दिए गए थे, बांट दिए गए थे और उनको उन्हीं नियमों के अनुसार क्या करना पड़ता था, चलना पड़ता था। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। यह विचार आज के समय में उपयोगी नहीं है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत पहले ही मौलिक अधिकार है जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, जिसमें भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया है, यानी लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। और अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पर जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को आज के समय पर पूरी तरीके से खत्म करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। नंबर 5, शासन प्रणाली। प्राचीन भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो शासन प्रणाली भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस समय पर अगर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे, राजा के लिए नियम बनाए गए थे। अगर राजा समय समय पर कह सकते हैं जनता की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा तो प्रजा क्या करेगी, जब राजा को जरूरत होगी तब उसकी मदद करेगी। तो अगर वो ऐसा करता था तो उस टाइम पर प्रजा भी उसकी क्या करती थी, मदद करती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय पर हम ये देखते हैं कि अगर जो हमारे नेता वगैरह वो जनता के लिए काम करेंगे तो हम कह सकते हैं उनको वोट देंगे, और अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। यह विचार आज के समय में कह सकते हैं उपयोगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना अगर देखा जाए आज के टाइम पर अगर हमने एक न्याय शासन प्रणाली स्थापित नहीं की ना तो लोग पता है क्या करेंगे, लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, उनसे उनका सामान, उनकी चीजें छीनने लग जाएंगे और पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने लगेंगे, क्योंकि वो किसी को भी मारेंगे, उनसे उनकी संपत्ति, उनकी बाकी सारी चीजें क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। इसीलिए अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में एक न्याय प्रणाली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज में कह सकते हैं अशांति का माहौल बनेगा और राज्य पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट्स थे और उसकी क्या की थी, हमने आलोचना की थी। निष्कर्ष की बात करते हैं। इन सभी तर्कों के माध्यम से कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में कुछ नियम बनाए गए थे और वर्तमान समय में कुछ नियम है। तो प्राचीन काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के नियम जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पर क्या हो, उपयोगी हो। तो इसीलिए कुछ नियमों को हमने आज भी महत्व दिया है, लेकिन कुछ नियमों को हमने आज भी महत्व नहीं दिया। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति में मनु द्वारा कह सकते हैं जो उसने नियम बताए थे उसकी हमें आलोचना करनी है। यानी मनुस्मृति के अंतर्गत तो जो मनु नाम के व्यक्ति थे उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, तो आज के टाइम पर वो कह सकते हैं कितने ज्यादा उपयोगी और कितने ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं। तो मनुस्मृति के अंतर्गत देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। मनु ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एक एक पॉइंट है, उसकी पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसकी भी हम क्या करेंगे, बुराई करेंगे। जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है सिमिलर इसी की तरह है। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट्स की बात करते हैं। नंबर 1, मनुस्मृति ऋग्वेद का एक भाग है जो कह सकते हैं 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया था और इसे लिखने में काफी वर्ष लगे थे। इसके अंतर्गत हिंदू समाज के बहुत सारे नियम, बहुत सारे कायदे कानूनों का उल्लेख किया गया है। लोग किस प्रकार के थे, कौन सी नीतियां चलाई जाती थी, समाज कैसा था और उनके लिए कौन से नियम बनाए गए थे, क्या वो नियम सही थे या नहीं थे, इन सारे की सारी चीजों के बारे में किसमें बताया गया है, मनुस्मृति में। एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं और बताता हूं मैं आपको कि इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है। नंबर 1, आलोचनात्मक विश्लेषण, अर्थात एक एक करके पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसकी आलोचना भी करेंगे। तो इसका सबसे पहला है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रणाली। अर्थात साफ तौर पर यहां पर यह बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रणाली क्या है। वर्ण व्यवस्था में हमें बताया गया था कि ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है। जो जिस कुल में जन्म लेगा उसे उसी कुल के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए ये सारी चीजें लोगों के बीच में असमानता को बढ़ावा देती है। लोगों के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, भाषा के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हर आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव। तो इसीलिए इस प्रकार के भेदभाव को अगर हमें समाप्त करना है तो ये नियम हमारे लिए क्या है, ज्यादा उपयोगी नहीं है। नंबर 2, स्त्री अधिकार। प्राचीन काल में देखा जाए तो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी कह सकते हैं अधिकार नहीं दिए गए थे और समाज में उनके लिए अगर देखा जाए तो नियम और कई सारे कायदे कानून बनाए गए थे
और समाज में अगर उन नियमों को यहाँ पर प्रतिपादित करना है, यानी उन्हें यहाँ पर कह सकते हैं लेकर आना है, तो उन नियमों को महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। तो प्राचीन काल में महिलाओं को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए गए, ना संपत्ति के अधिकार, किसी चीज का अधिकार नहीं था, केवल उच्च घराने की महिलाओं का अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं को हमने अधिकार दिए हैं, चाहे राजनीति में अधिकार हो, चाहे कह सकते हैं आरक्षण में अधिकार हो, चाहे ग्राम पंचायत में अधिकार हो, हर चीज में हमने महिलाओं को पहले पायदान पर रखने की कोशिश की है, ताकि उनके साथ जो पहले के टाइम पर शोषण हुआ था वो आज के टाइम पर शोषण ना हो। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। नंबर 3, दंड व्यवस्था। मनुस्मृति के अंतर्गत साफ तौर पर दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उसमें हर व्यक्ति को कह सकते हैं उनके कर्म के अनुसार और उनके कह सकते हैं गलत कार्य के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता था। यानी अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाता था। लेकिन उस समय पर ऐसा था कि व्यक्ति को कई बार छोटे मोटे कार्यों के लिए भी उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का गलत काम करता है उसे उसी प्रकार का कह सकते हैं दंड मिलेगा। और आज के टाइम पर मृत्यु दंड केवल और केवल कुछ ही कह सकते हैं गलत कार्यों पर है। तो इसीलिए उस समय पर तो व्यक्ति को दे दिया जाता था आराम से मृत्युदंड, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट था। नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता। अर्थात साफ तौर पर यहाँ पर यह बताया गया है कि जितने भी कह सकते हैं व्यक्ति थे उनको राजा के अनुसार धर्म मानना पड़ता था, उनको उनके नियम, उनके कायदे कानून का पालन करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सकता है, अपने नियम मान सकता है, अपने कायदे कानून मान सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो पहले के टाइम पर अलग चीज थी और आज के टाइम पर क्या है, अलग चीज है। नंबर 5, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में इस प्रकार बनाया गया था, क्योंकि पहले के टाइम पर ऐसा था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें पहले न्याय मिल जाता था, निम्न वर्ग के लोगों को हमेशा दबके रहना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप निम्न वर्ग के हो, चाहे उच्च वर्ग के हो, या किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, आपके लिए एक प्रकार न्याय व्यवस्था बनाई गई है। और अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप उस चीज की क्या कर सकते हो, साफ तौर पर मांग कर सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, अन्याय। तो इसीलिए साफ तौर पर इन नीतियों को बताया गया है जो जनता के लिए क्या है, लाभकारी है, और व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। पुरुषवाद। अर्थात पहले के टाइम पर अगर देखा जाए तो पुरुषों को सब चीज पर पहला अधिकार था, उन्हें कह सकते हैं व्यापार करने का अधिकार है, सब करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। और पुरुषों को हर चीज पर संपत्ति का अधिकार दिया गया, वंश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है, घर में पुरुष प्रधान समाज है, उन्हीं की चल रही है। तो महिलाओं को बिल्कुल कह सकते हैं अधिकार नहीं दिया गया था, केवल पुरुषों को दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान रूप से आगे बढ़ाने का हमने क्या किया, प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा और ज्ञान। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो केवल ब्राह्मण को और क्षत्रिय वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और जो भी कह सकते हैं निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। इसीलिए समाज में उन नियमों को खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे कह सकते हैं कायदे कानून बनाए और हर व्यक्ति को संपूर्ण मात्रा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, ताकि वो समाज में सभी के बीच में एक तालमेल क्या कर सके, बैठा सके। विवाह और परिवार। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि जो प्राचीन काल में लोगों के लिए नियम बनाए गए थे उसमें जो भी नियम थे, जो विवाह होता था वो परिवार के अनुसार होता था। परिवार वालों ने जो बोल दिया उसी के अनुसार विवाह होगा। अब लड़की ने लड़के को पहचाना ना पहचाना, उसकी शक्ल देखी या नहीं देखी, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल और केवल एक बात पर महत्व दिया जाता था कि हमने, माता पिता ने जो कुछ भी बोल दिया है वो उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकता है, बस उसकी कह सकते हैं उम्र जो होगी वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए साफ तौर पर बताया गया कि जो महिला है वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकती है, अपना जीवन जी सकती है। पुरुष है वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सकता है। हाँ, उनके पारिवारिक संबंध में थोड़ी सी कह सकते हैं खटास हो जाएगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपने विवाह संबंध क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो ये क्या था, एक बहुत सही चीज है आज के टाइम पर। अगला पॉइंट है आपका आचार और व्यवहार। अर्थात प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो उस समय पर लोगों के लिए अच्छे थे, लेकिन आज के टाइम पर ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर कुछ ऐसे नियम अच्छे हैं जो पहले के टाइम पर अच्छे नहीं थे। तो दोनों ही अलग अलग पक्ष हैं और आज के टाइम पर लोगों के लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, ताकि समाज में उनके लिए अलग प्रकार की नीतियां और अलग प्रकार के कह सकते हैं कानूनों का व्यवधान किया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है। मतलब प्राचीन काल में जो मनुस्मृति के अंतर्गत नियम बनाए गए थे उसकी आलोचनात्मक विवरण हमें देना, मतलब उसकी आलोचना करनी है कि किस प्रकार उसकी बुराई की गई थी।
तो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो मनुस्मृति थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे नियम बनाए गए थे जो समाज में लोगों के लिए थे, और उसकी हमें कुछ सकारात्मक पहलू पढ़ने और कुछ नकारात्मक पहलू पढ़ने। पहले सकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था। अर्थात साफ तौर पर मैंने आपको बताया प्राचीन काल में मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था बताई गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अलग अलग कार्य है, सबके अलग अलग नीतियां हैं, उनके लिए अलग अलग नियमों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो पारिवारिक नियम थे और जो परंपरावादी थे, यानी प्राचीन काल से जो चले आ रहे थे, उन्हीं नियमों का यहाँ पर क्या किया गया, विवरण दिया गया है। नंबर 3, नैतिकता और प्रायश्चित। अर्थात साफ तौर पर यहाँ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का अन्याय हो जाता है, कुछ गलत काम हो जाता है, तो वो उसके लिए प्रायश्चित कर सकता है, और उनके लिए दंड का प्रावधान भी इसमें किया गया था। ये आपके सकारात्मक पहलू थे। बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। नंबर 1, जातिगत भेदभाव। अर्थात साफ तौर पर यहाँ पे बताया गया जो भी कह सकते हैं व्यक्ति थे, उसमें वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सही दर्जा दिया गया, वैश्यों को सही दर्जा दिया गया, क्षत्रियों को सही, लेकिन शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया था। शूद्रों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अपने आप को आगे दिखाने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए उनके साथ अनेक प्रकार की कह सकते हैं जातिगत भेदभाव होते थे, और उसी को पूर्ण रूप से खत्म करने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। नंबर 2, महिलाओं की स्थिति। अब हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं इतनी दर्दनाक थी कि उन्हें ना तो अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार था, ना कहीं आने जाने का अधिकार था। 24 घंटे में से कह सकते हैं 18 घंटे घूंघट में रहना पड़ता था, घर के सारे काम करने पड़ते थे, केवल घर को चलाना पड़ता था, और उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं था, व्यापार में उन्हें बोलने का अवसर नहीं था। ये सारे नियम उनके लिए क्या थे, खराब थे। इसीलिए वर्तमान समय में इसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है, ताकि समाज में सभी के बीच में समानता लाई जा सके। नेक्स्ट है आपका कठोर दंड। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको उसके अनुसार दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गलत कार्य करता है, किसी को मार देता है, किसी की जान ले लेता है, तो उस टाइम पर उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उसे कह सकते हैं कम दंड दिया जाएगा, और उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वर्तमान समय में महत्वता बात करेंगे, अगर प्रेजेंट टाइम पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है। नंबर 1, नैतिकता, कर्तव्य और न्याय। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपने नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने मोरल ड्यूटीज को मानना चाहिए, और सभी के बीच में देखा जाए तो न्याय को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्थापित करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में फैली हुई असमानताओं को पूर्ण रूप से क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। नंबर 2, वर्ण व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की गई है। आज के समय पर अगर देखा जाए तो उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया, राजनीति में आने का मौका दिया गया है, इसके साथ साथ पढ़ने का अधिकार दिया गया, अपना करियर बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये सारे नियमों में कह सकते हैं सुधार करने की हमने क्या की है, कोशिश की है। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी। अर्थात इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय समाज की हमें जानकारी मिलती है, भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है, किस प्रकार के लोग थे, कौन सी नीतियां चलाई जाती थी, और किस प्रकार के संस्कृतियों वादी कह सकते हैं जो लोग थे वो अपने कौन से नियमों को क्या कर रहे थे, महत्वता दे रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बृहस्पति द्वारा वर्णित शासन कला के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। मतलब जो बृहस्पति थे उन्होंने भी किस प्रकार के नियमों को समाज में क्या किया, प्रस्तुत किया, और कौन से नियमों को उन्होंने बताया आज के टाइम पर वो किस प्रकार जरूरी और किस प्रकार जरूरी नहीं है। एक एक करके इनके बारे में भी क्या करते हैं, बात करते हैं। बृहस्पति भी कह सकते हैं अनेक विचारकों की तरह एक विचारक थे, जिन्होंने समाज में फैले हुए नियमों को अपने विचार में प्रस्तुत करने की कोशिश की, और इनकी जो द्वारा कह सकते हैं प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है बृहस्पति स्मृति, जिसमें इनके विचारों को क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, राज्य की परिभाषा। अर्थात हमने साफ तौर पे पहले भी कुछ क्वेश्चन में पढ़ा है राज्य की परिभाषा। राज्य कैसा होना चाहिए, राजा क्या होना चाहिए, राजा की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोगों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजों के बारे में किसने बताया, बृहस्पति ने बताया। ठीक है, अब इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण मतलब इसके बारे में जांचते हैं कि ये जरूरी है या नहीं है। यह परीक्षण आज के समय में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राचीन काल में भी अगर देखा जाए तो राजा की ये जिम्मेदारी होती थी, वो समाज में सभी के बीच में कह सकते हैं एक तालमेल बनाने की कोशिश करता था। आज के टाइम पर भी कह सकते हैं नेता वगैरह क्या करेंगे, अगर सभी के बीच में तालमेल बना के रखेंगे तो सभी को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और अगर देखा जाए तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और समाज में उनके लिए जो भी नियम बनाए गए, जो भी चीजें की गई है, उसको हम बेहतर तरीके से करने की क्या कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे। राजा की भूमिका। अर्थात साफ तौर पर बृहस्पति ने अपने विचारों में बताया राजा की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राज्य के लिए कह सकते हैं बड़े बड़े कह सकते हैं कार्य करेगा, जिसमें लोगों से कर भी वसूलना है, लोगों को न्याय भी दिलवाना है, अपने राज्य के विस्तार के लिए यज्ञ वगैरह भी करने, और अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण भी करना है।
तो ये राजा की भूमिका है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो राजा का सम्मान सभी के बीच में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके परीक्षण की बात करते हैं। यह विचार आज के समय में भी उपयोगी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाहे राजा हो चाहे सरकार हो, दोनों का कार्य प्रजा के हितों की रक्षा करना होता है, प्रजा को आगे बढ़ाना होता है, ताकि उनके बीच में जो भी लोग हैं, जो भी नियम है, उनको बेहतर किया जा सके और समाज में उनके लिए कह सकते हैं नई नई नीतियां बनाई जा सके। और इन नियमों के तहत वो कह सकते हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। नंबर 3, शासन कला के सिद्धांत। अर्थात साफ तौर पे बृहस्पति ने अपने विचारों में प्रस्तुत किया है कि राज्य के अंतर्गत धर्म भी है, न्याय भी है, उनके लिए अर्थव्यवस्था भी है। इन सारी चीजों के बारे में उसने बताने की कोशिश की है कि धर्म क्या होना चाहिए, लोगों का धर्म किस प्रकार होना चाहिए, लोगों को किस प्रकार धर्म के अनुसार चलना चाहिए, उनको न्याय किस प्रकार मिलना चाहिए, समाज में रह रहे हैं तो लोग उनको न्याय भी उन्हें अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि व्यक्ति को हर बार संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिले, संपूर्ण अवसर मिल सके। ठीक है, अब इसके परीक्षण की बात करते हैं। यह सिद्धांत आज के समय में भी उपयोगी है, क्योंकि जनता की जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी उनके नियम है, जो कुछ भी है, उसको पूरी तरीके से बेहतर करने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी नियम है, वो लोगों के लिए भलाई के लिए होने चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए, ताकि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां पर हर व्यक्ति को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, अवसर मिले। आर्थिक नीति। बृहस्पति ने अपने विचारों में आर्थिक नीति का प्रावधान किया है, जिसमें उसने कई सारी चीजों के बारे में बताया है। लोग कैसे थे, नियम कैसे थे, उनके लिए क्या क्या कानून व्यवस्था बनाई गई थी, समाज कैसा था, और इसके साथ साथ देखा जाए तो उनके लिए जो नीतियां बनाई गई थी उसमें हम बात कर रहे हैं व्यापार की हो गई, उद्योग की हो गई, कर प्रणाली की हो गई। तो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो राजा क्या करता था, जनता से कर वसूलता था। यदि कई बार कह सकते हैं जनता कर देने में असमर्थ होती थी तो उसके लिए प्रावधान किए गए थे कि कुछ समय बाद वो कर चुका देंगे। और इसके साथ साथ इस चीज का भी प्रावधान किया गया था कि अगर वो कई बार देने में असमर्थ है तो कई बार उसके कर को क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था। ठीक है, परीक्षण की बात करते हैं। वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है। यह विचार आज के समय में भी उपयोगी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में जब राजा ने ये सारी नीतियां बनाई थी तो वर्तमान समय में भी ऐसा है। हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि लोगों को पहले थोड़ी छूट देता है कि आपको इतने समय की मोहलत दी है, आपको इतने समय में कर चुकाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपसे आपकी जमीनें, आपके सारे अधिकार, सारी चीजें क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये सारे के सारे नियम आज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि उस समय के कुछ ऐसे नियम है जो आज के टाइम पर बृहस्पति द्वारा कह सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने समाज में सभी के बीच में एक बराबर तालमेल लाने की क्या की थी, कोशिश की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्र नीति में राज सत्ता की आलोचनात्मक विवरण देना, मतलब कि जो कह सकते हैं शुक्र थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य के बारे में बताया और उसकी कुछ आलोचना भी की है। तो पहले इसके सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट पढ़ेंगे, फिर नकारात्मक पढ़ेंगे। तो शुक्र नीति अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य द्वारा रचित की गई एक कह सकते हैं प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें भारत के बहुत सारे समाज के नियमों के बारे में क्या किया गया, बताया गया। एक एक करके इसके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, राजसत्ता की अवधारणा। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजा की क्या जिम्मेदारी है, राजा को किस प्रकार लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज में उनके लिए जो नियम बनाए गए वो अच्छे से होने चाहिए, लोगों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और उनके लिए न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था की कह सकते हैं प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, न्याय और व्यवस्था। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों के लिए न्याय होना चाहिए, उनके लिए न्याय का प्रावधान किया गया है। अगर उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता तो उसे पूर्ण रूप से खत्म करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। नंबर 3, राज्य की सुरक्षा। अर्थात उन्होंने अपने विचारों में साफ तौर पर प्रस्तुत किया है कि राज्य की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक राजा राज्य की सुरक्षा नहीं करेगा तो उस राज्य का कह सकते हैं विनाश होना जरूरी है, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को संपूर्ण मात्रा में बचाने का क्या करे, प्रयास करे। नंबर 4, प्रजा की भलाई। अर्थात राजा की जिम्मेदारी है कि वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, वो कर व्यवस्था में छूट दे उन्हें, उनके लिए न्याय व्यवस्था अच्छी करे, उनके राज्य में विस्तार करे, और कह सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्या करे, कोशिश करे। नंबर 5, शासन कला की अवधारणा। अर्थात उसने साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि जो भी नीतियां बनाई जा रही है लोगों के लिए वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और समाज में उनके लिए ऐसी नीतियों का प्रावधान होना चाहिए ताकि जनता उससे खुश हो जाए, और उससे खुश होने के पश्चात वो राज्य का सत्कार भी करेगी और
का भी सत्कार करेगी और राज्य के लिए हमेशा तत्पर रहेगी कि हमारा राजा इतना अच्छा है कि वो लोगों के लिए क्या कर रहा है, नियमों को बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नीति निर्माण, अर्थात राज्य के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा भलाई के लिए नीतियां बनाई जाती है, ताकि अर्थात समाज में सभी व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले, और लोग जो कह सकते हैं उन नीतियों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। अगला पॉइंट है आपका प्रशासन, अर्थात राजा बहुत सारी कह सकते हैं जनता के लिए नीतियां बना रहा है, वो नीतियां जो जनता के लिए लाभकारी होनी चाहिए। अगर वो लाभकारी होते हैं तो समाज में सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और वो जो नीतियां हैं वो जनता के लिए लाभकारी है, तो वो कह सकते हैं राजा की ज्यादा मात्रा में भलाई भी कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, और उसका हर समय पर क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। वित्त प्रबंधन, अर्थात उन्होंने जो भी नीतियां बनाई है वो राजा की भलाई के लिए भी है और राज्य की भलाई के लिए भी है, और उनके लिए वित्त प्रावधान किया गया है कि जो भी नियम, जो भी पैसा वगैरह आ रहा है वो जनता की भलाई के लिए क्या किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये सकारात्मक पहलू थे। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। नंबर 1, संबंध बनाना। राजा की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो संपूर्ण प्रजा के साथ कह सकते हैं अपने बेहतर संबंध बनाएगा। अगर वो संपूर्ण प्रजा के साथ बेहतर संबंध बनाएगा तो धीरे धीरे करके उसको विस्तारित करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ताकि लोगों के सामने जो भी कह सकते हैं, जो भी उनके सामने दिक्कतें हो रही है, प्रजा उसकी मदद कर रही है, राजा उनकी मदद कर रहा है, तो दोनों के बीच में गहरा संबंध क्या होता जा रहा है, पनपता जा रहा है। शक्ति और अधिकार, साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो भी कह सकते हैं सारी की सारी शक्ति और अधिकार अगर एक व्यक्ति को दे दिए जाएंगे तो वो इन नीतियों का गलत इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए वर्तमान समय में देखा जाए तो एक ही व्यक्ति को सारी की सारी शक्ति और अधिकार नहीं दिए जाते, ताकि सभी के बीच में तालमेल क्या रहे, बना रहे। नंबर 3, धार्मिक और नैतिक मूल्य, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि प्राचीन काल में लोगों के लिए जो भी नियम बनाए गए थे वो धर्म के अनुसार थे, और जो राजा धर्म मानता था वो धर्म किसको मानना पड़ता था, प्रजा को मानना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई भी नहीं है। हमने पहले भी कई सारे पॉइंट्स पढ़े जिसमें हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म क्या कर सकता है, मान सकता है, और जो धर्म का विषय है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। ठीक है, और उसके अनुसार ही वो क्या करता है, अपनी नीतियों और अपनी सारी चीजों को चलाने की कोशिश करता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, यानी समाज में जो कह सकते हैं जितने भी लोग हैं उनके बीच में आर्थिक असमानता फैली हुई है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, उसको भी पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि पहले के टाइम पर अमीर व्यक्ति ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ पाता था, गरीब नहीं बढ़ पाता था। इसीलिए आज के टाइम पर देखा जाए तो उनको समाज में सभी के बीच में समान रूप से आगे बढ़ाने का क्या किया गया, प्रयत्न किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस पूरी बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, यानी जो कौटिल्य थे उनका सप्तांग सिद्धांत क्या है, किस प्रकार उनके नियम है, उन सब के बारे में बात करनी है। एक एक करके इसके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। कौटिल्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कह सकते हैं अपनी पुस्तक की रचना की, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके इनके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, राजा यानी स्वामी। संपूर्ण राज्य में जो राजा है वो सभी का स्वामी है, और वो सभी की जरूरतों को पूरा करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और सभी को आगे बढ़ाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है, धर्म में रुचि, अर्थात प्राचीन काल में साफ तौर पे बताया गया था कि जो भी व्यक्ति है ना वो अपनी इच्छा अनुसार तो अपना धर्म मान सकता है, लेकिन राजा जो होगा वो केवल और केवल किस में होगा, क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत होगा। नंबर 2, सदाचारी और सत्यवादी राजा, अर्थात जो राजा होगा वो सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी को समान रूप से आगे बढ़ाने का प्रयत्न कराना चाहिए, यानी वो समाज में सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या कर रहा है, मौका दे रहा है। नंबर 3, प्रजा की भलाई, अर्थात वो साफ तौर पर प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, ताकि समाज में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, सभी को बेहतर होने का मौका मिले, और उनके बीच में जो भी नीतियां बनाई गई है, जो भी चीजें की गई है, उसको भी अच्छा करने का क्या मिले, उन्हें मौका मिले। अमात्य, मंत्री, राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं मंत्री होता है। वो मंत्री लोगों के बीच में नई नई नीतियां चलाता है, लोगों को नए नए अवसर प्रदान करता है, ताकि समाज में सभी को समान रूप से आगे आने का मौका मिले और सभी को एक बराबर होने का क्या मिले, मौका मिले। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अनुभवी और निष्ठावान, एक मंत्री को अनुभवी होना चाहिए और निष्ठावान होना चाहिए अपने राजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति। नंबर 2, अमात्यों की नियुक्ति, यानी राजा की यह जिम्मेदारी होती थी और राजा का यह कार्य होता था कि वो कितनी मात्रा में कह सकते हैं अमात्यों को रखना चाहता है और कितनी मात्रा में अमात्यों को अपने साथ कह सकते हैं जोड़ना चाहता है। इन सब के बारे में भी उसमें क्या किया गया है, बताया गया है। नंबर 3, राजा को सलाह देना, अर्थात साफ तौर पर राजा को सलाह देने का कार्य किसका होता था, उन्हीं अमात्यों का होता था, और वो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या करते थे, अपने विचार प्रस्तुत करते थे। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो है नंबर 3, जनपद यानी क्षेत्र।
एक राज्य के अंतर्गत जनपद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्षेत्र वो होता है जहां पर प्रजा रहती है और अपने सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े कार्य को पूरा करने की क्या करती है, कोशिश करती है। इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कर और दंड, यानी राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कर की व्यवस्था होनी चाहिए और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए और सभी के लिए समान रूप से ये होनी चाहिए। नंबर 2, सुरक्षा और विकास, यानी संपूर्ण राज्य में सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है, राजा की होती है और वो सभी के बीच में सुरक्षा कर रखेगा और राज्य को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विकसित करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। नंबर 4, कोष खजाना, राज्य के अंतर्गत खजाना यानी कोष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो राज्य को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि वही पैसा ऐसा होता है जिससे मंत्री को भी वेतन दिया जाता है, राज्य के विस्तार के लिए कार्य किया जाता है और भी बहुत सारे लोगों को इसी से क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कोष में निरंतर वृद्धि, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि जो कोष होता था राजा का उसमें निरंतर रूप से क्या की जाती थी, वृद्धि की जाती थी। नंबर 2, सुरक्षा और विकास, अर्थात इसी कोष के माध्यम से कह सकते हैं विकास संबंधित कार्य किए जाते थे और राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों को वेतन दिया जाता था। अब नंबर 5 है दंड यानी सेना, राज्य के अंतर्गत सेना का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि सेना जितनी ज्यादा मात्रा में मजबूत होगी हमारे राज्य का विस्तार उतना ज्यादा होगा। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था, यानी सभी के बीच में सुरक्षा स्थापित करना और न्याय व्यवस्था को लागू करना किसकी जिम्मेदारी है, इसी सेना की है। नंबर 2, अपराधियों को दंडित करना, यानी जो व्यक्ति कह सकते हैं अपराधी है उसको दंडित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेना की होती है। नंबर 3, न्याय प्रदान करना, ये सारे के सारे लोगों के बीच में कह सकते हैं न्याय व्यवस्था को लाने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। अब बात करते हैं, छठा पॉइंट है आपका मित्र, मित्र मतलब कह सकते हैं मित्र राज्य। मित्र राज्य क्या है कि हमें दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, किस प्रकार उन्हें अपने साथ बराबर लेकर आना है। इसके कुछ पॉइंट्स उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सुरक्षा और विकास, यानी दूसरे राज्यों के साथ हमें ऐसे संबंध बनाने ताकि वो हमारे पर आक्रमण ना करे और हमारे राज्य की क्या बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। नंबर 2, मित्रता की नीति, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ हम क्या करते हैं, मित्रता करके रखते हैं ताकि वो व्यक्ति हमारे पर अटैक ना करे और दोनों मिलकर अपना क्या करे, विस्तार करे। नंबर 7, जासूस यानी गुप्तचर, एक राज्य के अंतर्गत गुप्तचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये वही गुप्तचर होते हैं जो दूसरे राज्यों का कह सकते हैं जासूसी, दूसरे राज्यों के लिए जासूसी का काम करते हैं और अपने राज्य के लिए भी जासूसी का काम करेंगे। दूसरे राज्य में जाकर वहां की सारी खुफिया कह सकते हैं जानकारी हमें यहाँ पर क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ये किनकी जिम्मेदारी है, जासूसों की। इन 7 तत्वों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्य के अंतर्गत इन 7 चीजों को बहुत ज्यादा क्या किया था, महत्व दिया था और ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसकी कुछ आलोचना भी है, एकाधिकार, अगर सारे के सारे अधिकार किसी एक राजा को दे दिए जाएंगे तो वो इसका क्या कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, निरंकुशता, अगर सारे के सारे अधिकार सारी की सारी शक्तियां उसके पास होगी तो वो निरंकुश हो जाएगा और वो दूसरों के ऊपर अपना अधिकार करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा और इस प्रकार कह सकते हैं उसे रोकने में क्या होगी, असमर्थता होगी। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के लिए जरूरी है, लेकिन उस पर कुछ अंकुश लगाना भी क्या है, जरूरी है। 7 क्वेश्चन आपके हो गए, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर क्या कीजिए, अपने विचार दीजिए। यानी जो कौटिल्य थे उन्होंने मंडल सिद्धांत पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने समाज में कह सकते हैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। अभी हमने सप्तांग सिद्धांत पढ़ा था, अब मंडल सिद्धांत पढ़ते हैं, तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान से सुनना। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का साधारण शब्दों में अर्थ है कि जितने भी हमारे समूह ग्रुप थे उन्हें कई कई हिस्सों में क्या कर देना, बांट देना। ऐसे ही करके उन्होंने कई सारी चीजों को यहाँ पर बांटने की क्या की, कोशिश की और उसी को धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो समाज में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया उन सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें क्या होता था, गांव को समूह में बांटा जाता था, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, विजिगिषु यानी पड़ोसी राज्य पर जीत, अर्थात कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर एक राज्य को अपने पड़ोसी राज्य पर जीत प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा काम करता है तो अपने पड़ोसी राज्य पर क्या कर लेता, अपना एकाधिकार कर लेता है। नंबर 2, अरि पड़ोसी राज्य का दबदबा कम करना, हम जितनी ज्यादा मात्रा में अपने राज्य का दबदबा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में दूसरे राज्य का दबदबा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए साफ तौर पर उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अपने राज्य को बढ़ाओ और दूसरे राज्य की शक्ति को क्या करो, कम करो। नंबर 3, मित्र, अर्थात उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ये भी बताया कि सारे के सारे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, मित्र भी बनाने चाहिए। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त। अगर हम अपने मित्र राज्य बना लेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे तो दोनों को विस्तार करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। पंचायती राज, अर्थात मंडल सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया था कि भारत में जितने भी छोटी छोटी समूह है, छोटे छोटे इकाइयां हैं,
उन सब में पंचायती राज में सबको मौका मिलेगा और छोटे स्तर पर हम न्याय व्यवस्था को क्या कर पाएंगे, ला पाएंगे, ताकि समाज में सभी व्यक्तियों को न्याय मिले और उनको आगे बढ़ने का संपूर्ण क्या मिले, अवसर मिले। सामाजिक संगठन, उन्होंने अपने विचारों में साफ तौर पर यह बताने का प्रयास किया कि समाज में एक संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की क्या करे, सहायता करे। शक्ति संतुलन, अब देखो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मान के चलो अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं सामने वाले राज्य को कमजोर कर दूंगा, और फिर अगर सामने वाला राज्य कमजोर हो जाएगा तो मैं ज्यादा पावरफुल हूं लेकिन वो भी हो सकता है पावरफुल। ऐसे कर करके सभी के बीच में शक्तियों को बराबर करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। अगला पॉइंट है आपका कूटनीति। कूटनीति, उन्होंने अपने मंडल सिद्धांत के अंदर कूटनीति को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने बताया कि अगर हम सामने वाले राज्य को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके कुछ सैनिक अधिकारियों को अपने अंडर कर लो और उसके साथ उन्हीं का कह सकते हैं फायदा उठाकर क्या करो, उनके ऊपर कह सकते हैं दूसरे तरीके से यानी कूटनीति के तरीके से उन्हें क्या कर दो, पराजित कर दो। जिससे क्या होगा कि हम जीत भी प्राप्त कर लेंगे, हमारे साम्राज्य का विस्तार होगा और सामने वाले राज्य क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रणनीतिक निर्णय, अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो रणनीतिक रूप में लिए जाने चाहिए और सभी को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब ये आपके पॉइंट्स हो गए, इसके कुछ और पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। यानी इस मंडल सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। पहला है अति सरलीकरण। मंडल सिद्धांत के कुछ नियम तो देखते अगर तो वो सही है लेकिन ये बहुत ज्यादा सरलीकरण है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि हर कोई इसे आसानी से सीख सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने राज्य को अच्छा करने के लिए सीख रहा हूं तो दूसरा राज्य भी तो अपने आप को अच्छा करने के लिए इसका सहारा ले सकता है, सीधी सी बात है। नंबर 2, शक्ति का केंद्रीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार सारी की सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जिससे छोटे छोटे स्तर पर जो समूह है उनको आगे बढ़ने का क्या नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। नंबर 3, राज्यों की विविधता। हर राज्य एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए सबकी विविधता अलग अलग है और सभी के अनुसार कह सकते हैं ये सिद्धांत सबके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कुछ के लिए लाभकारी हो सकता है लेकिन कुछ के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय आधुनिक संबंधों की जटिलता। यानी पहले के टाइम पर अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई नियम वगैरह नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन उस समय पर ऐसा कोई भी हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं था, इसीलिए आज के टाइम पर ये ज्यादा क्या नहीं है, उपयोगी नहीं। स्थानीय और क्षेत्रीय विविधताओं को नजरअंदाज करना। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया है और वह अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से करने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। जातिगत पदानुक्रम की जटिलता। यानी उस समय पर अगर देखा जाए तो जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव फैला हुआ था, इसीलिए आज के टाइम पर ये ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए मंडल सिद्धांत जो है वो कुछ समुदाय के लिए या कुछ राज्यों के लिए अच्छा तो है, लेकिन कुछ के लिए वो क्या है, सही नहीं है। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगाना सूत्र के राज्य और उनकी अवधारणा पर विचार प्रस्तुत करने। मतलब कि जो अगाना सूत्र थे उन्होंने कह सकते हैं अपनी पुस्तक में जो कुछ भी लिखा वो किस प्रकार लिखा और उसके बारे में हमें क्या क्या जानने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अगाना सूत्र जो है वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अंतर्गत राज्य की कई सारी नीतियों और कई सारे पहलुओं की क्या दी गई है, चर्चा दी गई है और हर एक प्रकार की चीजों को इसमें बताने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके बारे में समझाता हूं। इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति। अर्थात तो इस पुस्तक में साफ तौर पर बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति में ये बात बताई गई थी कि जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत पहले सभी लोग एक समान रूप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, परंतु कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने क्या किया, अपने एक नेता का चयन किया जो बाकी सबके लिए जिम्मेदार होगा और बाकी सबकी जरूरतों को पूरा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसी के कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले समझौता। राजा की जिम्मेदारी ये होती है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने का कार्य करेगा और सभी के बीच में संबंध बना के रखेगा, तभी जाकर चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसी का दूसरा पॉइंट है, वो पढ़ते हैं, नेता की भूमिका। अर्थात राज्य के अंतर्गत नेता की भूमिका को ज्यादा महत्व दिया गया ताकि समाज में एक ऐसे न्यूनतम तालमेल को बनाया जा सके ताकि धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो समाज में बहुत जितने भी लोग हैं उनको आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। राज्य का उद्देश्य। अर्थात राज्य का उद्देश्य इतनी ज्यादा मात्रा में बताया गया है कि राज्य का उद्देश्य जनता की इच्छाओं को पूरा करना, प्रजा के सम्मान में कार्य करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। राजा के गुण और कर्तव्य। अर्थात इस पुस्तक में साफ तौर पर बताया गया कि राजा के गुण क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। यानी राजा जो है वो संपूर्ण मात्रा में प्रजा के लिए कार्य भी कर रहा है और उसके कुछ कर्तव्य, उसकी कुछ ड्यूटी है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहला न्याय और धर्म। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजा की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी के बीच में धर्म का पालन करे और इसके साथ साथ वो ऐसा कार्य करे ताकि सभी के बीच में कह सकते हैं न्याय
का उन्हें आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। यानी जितने भी लोग हैं वो न्याय को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रजा की रक्षा। अर्थात उन्होंने साफ तौर पे बताने की कोशिश की है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म यही होता है प्रजा की रक्षा करना। जितनी ज्यादा मात्रा में वो प्रजा की रक्षा करेगा उतनी ज्यादा मात्रा में राज्य का क्या होगा, विस्तार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्य। राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो सारे के सारी प्रजा के लिए सारी की सारी उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करे और उनको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करे, एफर्ट करे। मत्स्य न्याय, अर्थात इस पॉइंट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, इसी प्रकार जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो हमेशा कमजोरों पर अपना दबदबा दिखाता है और उन कमजोरों को पूर्ण रूप से खत्म करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ये भी इसमें बताया गया। राज्य का उद्देश्य, यानी सीधी सी बात है, राज्य को इसलिए बनाया गया है ताकि संपूर्ण क्षेत्र पर उसका दबदबा बढ़े और संपूर्ण क्षेत्र पर दबदबा बढ़ने के साथ साथ वो पूरे क्षेत्र पर क्या कर पाए, अपना अधिकार कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बौद्ध धर्म में राजनीतिक। अर्थात बौद्ध धर्म के अनुसार ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी राज्य है वो जनता की इच्छाओं के लिए पूरा पूरा कार्य तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ राजा को भी अपने मूल्य नैतिक कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन, तभी जाकर समाज में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में तिरुवल्लुवर के योगदान का वर्णन कीजिए। मतलब जो तिरुवल्लुवर थे उन्होंने भी कह सकते हैं अपनी पुस्तक लिखी और उन्होंने अपने कह सकते हैं विचारों को यहाँ पर क्या किया, प्रस्तुत किया। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके पॉइंट्स क्या करता हूं, समझाता हूं। प्राचीन भारतीय जो कह सकते हैं इतिहास है उसमें तिरुवल्लुवर ने अपनी पुस्तक की रचना की जिसे तिरुक्कुरल कहा जाता है और इसके अंतर्गत उन्होंने अपने बहुत सारे विचारों को क्या किया, प्रस्तुत किया। एक एक करके ये भी सारे क्या करते हैं, हम पॉइंट्स समझते हैं। ध्यान से सुनना। नंबर 1, तमिल साहित्य में योगदान। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि तमिल साहित्य जो है उस पर इन्होंने अपना क्या किया, योगदान दिया। उन्होंने कह सकते हैं नैतिकता पे बल दिया, उन्होंने मानवता पे बल दिया, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की और ये तमिल का सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, सामाजिक समानता। इस ग्रंथ के अंतर्गत भी सामाजिक समानता पे ज्यादा जोर दिया गया कि समाज में सभी के बीच में समानता का महत्व देना चाहिए, सभी को समाज में समान रूप से आगे बढ़ाने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और ताकि लोगों के साथ किसी भी आधार पर क्या ना हो, भेदभाव ना हो। नंबर 3, तिरुक्कुरल का महत्व। अर्थात इसके अंतर्गत जो तिरुक्कुल है, जो उनकी पुस्तक है, उनके बारे में, उनका महत्व क्या, उनकी इंपॉर्टेंस क्या, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, तमिल वेद तिरुक्कुरल। अर्थात इस पुस्तक के अंतर्गत कह सकते हैं तमिलों के बहुत सारे कह सकते हैं दोहों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लगभग 1330 कह सकते हैं इसमें दोहे थे जिसमें समाज में लोगों को आगे बढ़ाने, समाज में कैसे लोगों को आगे चलाना है, नीतियां कैसे बनानी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सबके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नैतिकता और राजनीति। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर नैतिकता और राजनीति को बताने का प्रयास किया है ताकि लोगों के बीच में नैतिकता को बढ़ावा मिले, राजनीति को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अच्छा करने का क्या मिले, मौका मिले। इसी चीज को इन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है। अगले राज्य के उद्देश्य, हम अभी तक कितने सारे क्वेश्चन में पढ़ते हुए आए। राज्य का उद्देश्य क्या है, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समानता हो रही है नहीं हो रही है, विस्तार हो रहा नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों से जीत प्राप्त हो रही नहीं हो रही है, ये सब क्या है इसके राज्य के मेन उद्देश्य है। न्याय और धर्म, सभी के बीच में न्याय को ज्यादा महत्व देना चाहिए, धर्म को ज्यादा ज्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों के बीच में समानता को क्या किया जाए, महत्वता दी जाए। प्रेम और परिवार। अर्थात उन्होंने प्रेम और परिवार पर भी ज्यादा फोकस किया। उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि प्राचीन काल से ही परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मुखिया कौन होता था, पिता, जो सभी के बीच में एक तालमेल बैठाने की कोशिश करता था और सभी को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ाने का क्या करता था, प्रयास करता था। अब इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में प्रासंगिकता। वर्तमान समय में इन विचारों को बहुत सारे लोग मान्यता देते हैं और उनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं अच्छा करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। नंबर 2, राजनीतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन। अर्थात साफ तौर पे ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी राजनीतिक निर्णय है उस पर हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। मतलब कि कोई भी राजनीतिक रूप से अगर हमें फैसला लेना होगा तो उसमें हमें सीखने को मिलता है और ये पुस्तक हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, जानकारी देती है। अब बात करते हैं तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं का महत्व, यानी उसकी शिक्षाओं, उनकी जो पुस्तक है उन्होंने उसमें क्या विचार प्रस्तुत किए, समाज में लोगों के लिए क्या क्या है, उन सबके बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके ये भी पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, मानवता की सेवा। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मानवता की सेवा करनी चाहिए, मानवों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, सत्य और न्याय। सभी के बीच में सत्य को महत्व देना चाहिए, सभी के बीच में न्याय को ज्यादा महत्व देना चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सत्य के मार्ग पर हमेशा स्वयं को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कड़ी मेहनत और परिश्रम। अर्थात उन्होंने साफ तौर पर यह बताने का प्रयास किया कि सभी लोगों के बीच में कड़ी मेहनत और परिश्रम को ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में हर परिस्थिति में मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को ज्यादा आगे बढ़ाने का क्या करना चाहिए, प्रयास
करना चाहिए। सामाजिक समानता अर्थात वो सभी के बीच में समानता को महत्व देने की कोशिश करते हैं, सभी के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं ताकि सभी को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरों के प्रति सहानुभूति अर्थात उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सभी के बीच में हमें दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए, तभी सभी के बीच में तालमेल को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मज्ञान अर्थात वह आत्मज्ञान पे ज्यादा बल देते हैं कि लोगों के बीच में आत्मज्ञान मतलब उनकी आत्मा का ज्ञान, उनको खुद को इतना ज्ञान होना चाहिए, उनके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए ताकि समाज में सभी को एक बराबर लाया जा सके और शिक्षित रूप में उन्हें कह सकते हैं आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। परमात्मा की भक्ति उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसीलिए जो कह सकते हैं तिरुवल्लुवर ने अपनी पुस्तक तिरुकुरल में उन्होंने ये सारे विचारों को प्रस्तुत करने की क्या की थी, कोशिश की थी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र और राज्य प्रशासन पर बसवन्ना के आलोचनात्मक विवरण देना, मतलब कि जो बासवन्ना जिन्हें बसवन्ना के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लोकतंत्र पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए और आज के टाइम पर लोग इनके ज्यादातर विचारों को क्या नहीं करते, मान्यता नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या समाज में चीजें, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं। नंबर 1, बसवन्ना के आलोचनात्मक विवरण करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बसवन्ना वह व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और समाज में फैली हुई जो कह सकते हैं असमानताएं थी उन्हें दूर करने का क्या किया, प्रयत्न किया। एक एक करके इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका समान अधिकार, अर्थात जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके साथ किसी भी आधार पर कह सकते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। नंबर 2, हितों की रक्षा। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोकतंत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नेताओं को अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, तभी जाकर वो चीजों को और ज्यादा बेहतर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नंबर 3, अधिकारों से वंचित। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि महिलाएं हो गए और कुछ निचली जाति के जो लोग हैं उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसीलिए उनको उनके अधिकारों से वंचित के साथ साथ कह सकते हैं उन्हें उनके अधिकार दिलाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी के बीच में कह सकते हैं लोकतंत्र को स्थापित किया जाए और उनको भी आगे बढ़ाने का संपूर्ण अवसर दिया जाए। राज्य पर बासवन्ना के विचार, मतलब कि राज्य के अंतर्गत उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, एक एक करके ये भी पढ़ते हैं। नंबर 1, न्याय और समानता का अधिकार। उन्होंने साफ तौर पर बताने का प्रयास किया कि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सभी के बीच में समानता होनी चाहिए, तभी जाकर चीजों को हम और ज्यादा क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। नंबर 2, नागरिकों के हितों की रक्षा, यानी जितने भी नागरिक हैं उन सबके हितों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाना चाहिए और उनके हितों की अगर हम रक्षा करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और चीजों को ज्यादा बेहतर करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। नंबर 3, भ्रष्टाचार और अन्याय। उन्होंने भ्रष्टाचार को संपूर्ण मात्रा में खत्म करने की कोशिश की और अन्याय को कह सकते हैं उन्होंने खत्म करने का क्या किया, प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए। नंबर 4, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सबको पारदर्शी होना चाहिए, उनको कह सकते हैं जवाबदेही होना चाहिए, तभी जाकर हम चीजों को और ज्यादा क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे और लोगों के बीच में एक न्यूनतम तालमेल बना पाएंगे। जन कल्याण। उन्होंने अपनी पुस्तक में साफ तौर पर बताने का प्रयास किया कि अगर जनता के कल्याण के लिए बात की जाएगी, जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो चीजों को हम और ज्यादा क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस पर क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत किए। अगला पॉइंट है आपका नैतिकता और ईमानदारी, यानी राज्य के अंतर्गत नैतिकता और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, सभी को ईमानदारी रूप से आगे बढ़ने का क्या करना चाहिए, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और राज्य के अंतर्गत जो कह सकते हैं जो भी कठोर से कठोर नियम बनाए गए हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए। अब इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, मतलब कि इसकी क्या क्या बुराई की गई है। नंबर 1, आधुनिक राज्य प्रशासन के साथ तालमेल, अर्थात अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पर जो कह सकते हैं राज्य थे उनके लिए अलग नियम थे और वर्तमान समय पे अलग नियम है, तो उस टाइम के लिए कुछ नियम महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कुछ नियम आज के टाइम पर क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2, न्याय समानता और लोकतंत्र, यानी उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो न्याय समानता अलग थी क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों को जल्दी न्याय मिल जाता था, निम्न वर्ग के लोगों को नहीं मिलता था। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, वर्तमान समय में सभी को कह सकते हैं न्याय समानता और लोकतंत्र पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का क्या मिल जाता, मौका मिल जाता है। नंबर 3, महिलाओं के अधिकारों पर दृष्टिकोण, अर्थात उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर दृष्टिकोण पर ज्यादा महत्व दिया, यानी महिलाओं के जो अधिकार है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, उसको बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, तभी जाकर चीजों को हम क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवाद, अर्थात उन्होंने धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवाद मतलब जो धर्म था, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, पुरानी विचारधारा, उनको मानने से इनकार किया और समाज में नई विचारधाराओं को प्रस्तुत करने की क्या की, कोशिश की। तो ये सारे विचारों को कह सकते हैं बसवन्ना ने अपने कह सकते हैं अपनी पुस्तक में वो प्रस्तुत किया है और लोकतंत्र पर अपने विचारों को क्या किया है, बताया है।
ये सारे चैप्टर के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।